नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने अपने चैनल में बीएड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आप उन वीडियोज़ को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और मैं साथ में आई बटन और एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए। हर विषय की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर देख के आपको ये फ़ायदा होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, आप उन टॉपिक को देखिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा, उस टॉपिक को आप लिखिए और उस टॉपिक को आप तैयार कीजिए। जब किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस तय नहीं होता तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम की तैयारी हमें ऐसे ही करनी पड़ती है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ते हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल के किस संस्कृति में हमें लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। देखिए, पाषाण उपकरण कहने का मतलब है, आपको पता ही है, जब आदिमानव का युग था उस समय वो पत्थर से बने हथियारों का यूज करते थे। तो स्टार्टिंग में तो जो पत्थर के हथियार थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, बाद में उनका साइज छोटा छोटा होते रहा। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि जो ये लघु पाषाण उपकरण हैं ये किस संस्कृति के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। ठीक है, देखिए, जो पाषाणकालीन संस्कृति है ये इसके 3 भाग होते हैं। एक पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, फिर मध्य पाषाणकालीन, फिर उसके बाद उत्तर पाषाणकालीन या नव पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमें छोटे लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं वो मिलते हैं मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था, ये कब मिला था यहाँ पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक प्रागैतिहासिक, फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक, फिर उसके बाद ऐतिहासिक। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। तो यहाँ पर जो पूरा पाषाणकालीन पूर्व पाषाणकालीन है तो इसके उपकरण सबसे पहले किसको मिले थे, यहाँ ये बताया गया है। तो ये किसको मिले थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये पूछा जाता है पेपर में कि पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की थी, तो ये किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इन्होंने पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज कब की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1863 में। ठीक है, कब की थी, 1863 में। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो समाधियाँ कहने का मतलब है कि जैसे कब्रिस्तान होते हैं तो मनुष्य को दफनाते हैं, तो दफनाने के साथ साथ उनके साथ आभूषण भी हमें कहाँ मिले हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है, तो ये मिले हैं महदहा से। कहाँ से मिले हैं, महदहा से। अभी महदहा कहाँ है, ये पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं। तो भारतीय प्रागैतिहासिक, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, उस काल के उपकरण की खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और इसी कारण भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, और अभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसे कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृषि किस काल से स्टार्ट हुई थी, पशुपालन किस काल से स्टार्ट हुआ था, आग की खोज कब हुई थी, आग का प्रयोग कब से किया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें विशेष नज़र रखना। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में।
ठीक है। तो देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं नवपाषाण काल से, ठीक है। और कभी क्वेश्चन आ जाए कि पशुपालन का जो साक्ष्य भारत में सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो ये मिला था आदमगढ़ से। कहाँ से मिला था? आदमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। सबसे पहले पशुपालन का हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। और इसके साथ ही जो ये नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में ही हमें पशुपालन के साथ साथ कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब लोग पशुपालन के साथ साथ कृषि भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ कर रहे हैं। अब कृषि अगर इंसान करेगा तो एक जगह में रहकर ही करेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि मानव ने बस्तियां बनाना कब से स्टार्ट किया था, मानव ने घर बनाना कब से स्टार्ट किया था एक जगह पर, तो वो क्या था? नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से हमें बहुत चीज़ प्राप्त होती हैं, जैसे घर बनाना, एक जगह स्थायी निवास बनाकर रखना, और कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पशुपालन के स्थायी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो हमें यहाँ बताना है कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले कौन आया, पुरापाषाण काल एक, दूसरे में फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल, 1, 3, 4, फिर आता है ताम्रयुग, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो सबसे अच्छे प्रकार के जो औजार हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। अभी मैंने जो आपको बताया ना कि पाषाण काल 3 भागों में विभाजित था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें जो पुरापाषाण काल है ना, ये भी 3 भागों में विभाजित था। तो उसमें जो उच्च पुरापाषाण काल है उसमें हमें सबसे अच्छे प्रकार के औजारों की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। तो पुरापाषाण युग में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला हथियार कौन सा था, औजार कौन सा था, तो वो था हस्त कुठार, ठीक है। कौन सा था? हस्त कुठार। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन युगीन मानव को आग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि आग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल। मतलब कि उस समय के जो मनुष्य होंगे उन्हें स्टार्टिंग में, मतलब निम्न पुरापाषाण काल में ही उन्हें आग की जानकारी प्राप्त हो गई थी। उन्होंने, अब जंगल में कभी पेड़ आपस में टकराते हैं तो आग लगती है, तो उन्हें आग की जानकारी तो पहले से ही प्राप्त हो गई थी। लेकिन आग का सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, वो उन्हें पता चला कब? नवपाषाण काल में। कब पता चला? नवपाषाण काल में पता चला, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सत्य, ठीक है। देखिए नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो नवपाषाण काल में हमें कुछ महत्वपूर्ण 2-3 जानकारी हमें प्राप्त होनी ही चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कृषि के साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं, पशुओं को पालना, पशु और कृषि कार्य दोनों साथ में करना, ये हमें यहीं से प्राप्त होता है, पता चलता है। इसके अलावा मृद भांड बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये भी कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? नवपाषाण काल से। अब मिट्टी, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखिए कृषि कार्य कर रहा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि वो एक जगह पर रहकर अब स्थायी निवास बनाने लगा है। अब एक जगह घर बना के रह रहा है तो उसको फिर खाना, जो इसने कृषि कार्य कर रहा है तो उसको फिर पकाने के लिए भी चाहिए। अब देखो आग की खोज भी हुई है, आग को भी वो इस्तेमाल कर रहा है, सब साथ साथ में कर रहा है, तो फिर वो बर्तन भी बनाएगा, तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे काम नवपाषाण काल में ही हुए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो प्राचीन भारत में कहने का मतलब जिसमें पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश, ये सब अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो थे मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम कृषि का जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें उत्तर प्रदेश में। एक संत कबीर नगर जिला पड़ता है, तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है लहुरा देव। तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है क्या? लहुरा देव पड़ती है, ठीक है। तो ये लहुरा देश से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य अब मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व के चावल के हमें साक्ष्य मिलते हैं।
कभी पूछ लेगा पेपर में कि लाहौरा देश से हमें किसकी खेती के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा होगा कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था, वो आपने कोल्डी हवा पढ़ा होगा। अब जो कोल्डी हवा वाला क्वेश्चन है वो पुराना हो गया है, उसकी जगह किसने ले ली है, लाहौरा देव ने ले ली है। ठीक है। और जो ये मेहरगढ़ है ना, ये मेहरगढ़ से गेहूँ के दाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, गेहूँ की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से हमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती, मतलब वही चावल की खेती के प्राचीनतम पुरातत्व का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है, अभी ये क्वेश्चन पुराना है तो पहले अगर देखिए ऑप्शन में अगर आपको कोल्डी हवा आएगा तो आप कोल्डी हवा करोगे। ठीक है, प्राचीनतम की बात करें तो। और अगर कोल्डी हवा के अलावा अगर लाहौरा देव भी लिखाएगा तब आप लाहौरा देव करोगे। पहले कोल्डी हवा से हमें प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन अब नई खोजें हुई, फिर से नया उत्खनन हुआ, तो अब लाहौरा देव से हमें सबसे पुराने चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये कहाँ से होते हैं, लाहौरा देव से। ठीक है, 8000 से 9000 ईसा पूर्व हमें यहाँ कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, शैल चित्रों के लिए। कब के शैल चित्र, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लघुडियार देखा होगा, तो लघुडियार में भी प्राचीनतम शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ही भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से भी हमें शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, भीमबेटका। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है कालीबंगा से। ये कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो यही है कि अग्निकुंड की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, कालीबंगा से होती है। इसके अलावा काली चूड़ियों, देखिए काली चूड़ी के नाम के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। देखिए काली मतलब उसका ब्लैक कलर, और बंगा मतलब होता है आपका जो चूड़ी होती है, तो काली चूड़ियों के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिट्टी की बनी मोहरें, ठीक है, तो मोहरें होती हैं, तो ये मिट्टी की बनी मोहरें भी हमें कालीबंगा से मिलती हैं। इसके अलावा भूकंप के सबसे प्राचीनतम प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं कि भूकंप पहले भी आता था, या कभी ऐसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कभी पेपर में ये अग्निकुंड पूछ लेता है, कभी पेपर में हवन कुंड पूछ लेता है कि हवन कुंड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना हमें प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मिट्टी का रथ हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, और जो राखीगढ़ी है ना, ये भारत में, मतलब जो अभी वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, कभी पेपर में आ जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी है। और फिर दूसरे नंबर में आता है धौलावीरा। ठीक है, पहले नंबर में राखीगढ़ी और दूसरे नंबर में धौलावीरा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और अगर भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त होते हैं, शवाधान प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोथल बाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो लोथल है, ये लोथल गुजरात में पड़ता है, और ये गोदीबाड़ा का मतलब है बंदरगाह, पोर्ट। और इसी गोदीबाड़ा के मिलने से ही ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। ठीक है, यहाँ से ये लोथल से ही हमें फारस की जो वहाँ के कॉइन से होते थे, तो वो भी मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं, लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो पहले से विदेशी विनिमय भी होता था, विदेशी व्यापार होता था, तो वो सब हमें लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है
कालीबंगा। देखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया कालीबंगा जुता हुआ खेत, ठीक है। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की आकृति की मूर्ति मिली है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। 1922 में की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी में लिपि चलती थी, ये हमें पता है। तो ये लिपि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है हमें सिंधु घाटी के जो हमें मोहरे मिलते हैं, इन मोहरों में ये लिपि अंकित है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से। कई लोग इसका आंसर मोहनजोदड़ो करेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है धौलावीरा से। धौलावीरा से हमें सबसे अच्छी, सबसे उत्तम प्रकार के जल प्रबंधन की हमें सुविधा मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, वो है सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो की बात आई तो सिंधु नदी, और हड़प्पा की बात आई तो रावी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए सोने का था, चांदी का भी था, तांबे का था, और इसके अलावा कांसे का भी ज्ञान था। और इन्हें किसका ज्ञान नहीं था, वो था लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक है। लोहे के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो इसके बाद वैदिक काल में स्टार्ट हो जाता है लोहा मिलना, लेकिन उससे पहले लोहे का कहीं से भी हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सोना भी मिलता है, चांदी मिलता है, तांबा मिलता है, कांसा भी मिलता है, ठीक है, लोहा नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इसका नगर योजना, ठीक है, इसका नगर विन्यास सबसे अच्छा और सबसे उत्तम प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो निम्न में से कौन है, यह है आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर का है उत्तर प्रदेश में। और जो ये आलमगीरपुर है ना, ये जैसे आप मानिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैं एरिया बता रहा हूँ, तो सबसे पूर्व में स्थित कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर, ये जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिम की बात करें तो ये है सुतका केंडोर। क्या है, सुतका केंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। अगर मैं उत्तर की बात करूं, सबसे उत्तरी स्थल कौन है, वो है मांडा। कौन है, मांडा, ये है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिण की बात करूं, जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, ये हमारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी है सुतका केंडोर, सबसे उत्तरी है मांडा, और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया, तो समुद्र व्यापार होता था, ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये पता चलता है लोथल से। लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा का राजा का महल, ये भी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो कई बच्चे इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, जो कि गलत है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत है वो है इसका अन्नागार। इसका अन्नागार जहाँ अनाज वगैरह रखते थे, स्टोर करते थे। तो इसका आकार, ये इसकी जो इमारत है वो सबसे बड़ी है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और कभी आपसे पूछ लें कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी, इसकी खुदाई कब हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। बेसिक क्वेश्चन है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरातन स्थल कौन सा है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कौन सा है, अब तो पता चल गया होगा। ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि घोड़े की हड्डियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं।
तो ये मिलती है, क्वेश्चन आया है यहाँ पहले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? यह है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जो कच्छ वाला जो इलाका है ना, तो वहीं पड़ता है एक सुरकोटदा। तो यहीं से हमें घोड़े के अस्थि, घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। और वैसे भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रचलन था, तो वहाँ पर जो इसका आंसर आता है वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के हमें साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन सुरकोटदा एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें घोड़े के अस्थि अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? यह है गुजरात में, ठीक है। जो ये धौलावीरा है, इसकी एक विशेष बात यह है कि बाकी जितने भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो उस जैसे कोई नगर है, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो नगर है ये 2 भागों में विभाजित है। एक में जो मुख्य लोग रहते थे, राजा वगैरह, मंत्री वगैरह, और फिर नीचे जनता, ठीक है, प्रजा। लेकिन जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा में हमें नगर, जो इसका नगर विन्यास मिलता है, ये 3 भागों में मिलता है। जैसे सबसे ऊपर राजा, फिर एक मध्य में, फिर एक निम्न स्थल, ठीक है। तो ये जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा है, ऑप्शन डी धौलावीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसे हम किस काल में रखेंगे? पूर्व पाषाण काल में रखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे, नव पाषाण काल में रखेंगे, या फिर ऐतिहासिक काल में रखेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। अभी आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखिए, जो इतिहास है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक प्रागैतिहासिक, फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल होता है, ये उस काल को कहा जाता है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिलते, मतलब हमें कोई लिखावट प्राप्त नहीं होती, कोई लिपि प्राप्त नहीं होती, तो उससे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसे साक्ष्य, ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अशोक के हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो हम उससे पढ़ भी सकते हैं, तो वो क्या है? वो एक ऐतिहासिक काल है, ठीक है, जहाँ पर हमें लिखित साधन हमें प्राप्त होते हैं, एक व्यवस्थित हमें लिपि प्राप्त होती है, उस लिपि को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। और इनके बीच में होता है आदि ऐतिहासिक काल, जैसे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें लेखन कला के तो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि अच्छा, जैसे यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मोहरें मिली, उन मोहरों में कुछ ना कुछ लिपि लिखी है, तो लिखावट तो हमें प्राप्त होती है, लेकिन हम उस लिखावट को पढ़ नहीं सकते। हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ आपने नया सीखा है तो अपने दोस्तों के भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने चैनल में प्रीवियस ईयर से संबंधित वीडियोस डाली हुई हैं, उन वीडियोस को आप देखिए, उन वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिछले साल के जो भी विद्यार्थी थे उन्हें उन वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आप भी उन वीडियोस को देखिए और पूरा का पूरा आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी मुझसे आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मुझसे उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।